प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको हरी खाद तथा उसके लाभ के बारे में बताया था और साथ में हरी खाद की फसलों द्वारा भूमि को नाइट्रोजन की प्राप्ति भी बताया था। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको हरी खाद के लिए फसल चुनते समय ध्यान देने योग्य बातें बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि हरी खाद के लिए फसल कौन चुनने में क्या सावधानी रखी जाती है। जैसे नंबर 1 कई पॉइंट हैं, हम बताते चलेंगे, आप ध्यान सुनिएगा। फसल शीघ्र उगने वाली हो, ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए जिससे फसल उग जाती हो। इसी प्रकार से फसल में वानस्पतिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होती हो। मुलायम तने वाली फसल से जिससे कि वो सड़ने में देर न लगाए, ऐसी फसल को चुनना चाहिए। गहरी जड़ों वाली हो जिससे कि वो भूमि को खुला बना सके। ऐसी फसल हो जिसका बीज आसानी से कम मूल्य पर मिल सके। ऐसी फसल हो जो सूखे को सहन कर सके। ऐसी फसल हो जो कि अधिक नमी होने पर भी न मरे। ऐसी फसल हो जिसके अंकुरण में देर न लगती हो। दलहनी फसल हो जिससे कि वह वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकीकरण कर सके, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। ऐसी फसल हो जो कि भूमि की साधारण तैयारी करने पर भी अच्छी प्रकार उग सके। इस प्रकार से आप देखते हैं कि सनई और ढेंचा दोनों ही फसलों में अधिकांश गुण विद्यमान हैं। अतः इन दोनों ही फसलों को हमारे देश में बहुतायत से हरी खाद के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब आप हरी खाद की फसलों से लाभ सुन लीजिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जैव पदार्थ की प्राप्ति होती है। हमारी भूमि में जैव पदार्थ और नाइट्रोजन दोनों की ही भारी कमी है, ये तो आप जानते ही हैं। और दोनों ही पदार्थ भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक है। हमारे देश में जैव पदार्थ की भूमि में दिए जाने वाले एकमात्र साधन पशुओं से मिला हुआ गोबर इत्यादि की खाद है। आप ये जानते हैं ना, देश के समस्त गोबर उत्पादन का लगभग 60% उपलों या कंडों की शक्ल में ईंधन के बनाने के काम में लिया जाता है। और अन्य सस्ते ईंधन के अभाव में यह आशा करना कि किसान गोबर को ईंधन के रूप में प्रयोग करना छोड़ देंगे, अधिक ठीक तो नहीं समझ में आ रहा है। अतः हरी खाद की एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी भूमि को जैव पदार्थ दे सकते हैं। अब और सुनिए, नाइट्रोजन की प्राप्ति। जैव पदार्थ में नाइट्रोजन होने के अतिरिक्त हरी खाद के प्रयोग से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन की भूमि में यौगिकीकरण यानी फिक्सेशन की क्षमता रखती हैं। इन फसलों की जड़ों में ग्रंथिकाओं यानी नोड्यूल्स होते हैं जिनमें ऐसे जीवाणु रहते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर भूमि में स्थापित करते हैं। अतः जिस भूमि में दलहनी फसलें यानी लेग्यूम्स फसलें उगाई जाती हैं वह उपजाऊ हो जाती हैं। इसी प्रकार से और सुनते रहिए, पौधों के पोषक तत्वों का भूमि में संरक्षण। हरी खाद की फसल भूमि में उपस्थित पौधों के पोषक तत्वों को निछालन यानी लीचिंग द्वारा नष्ट होने से बचाती है। जिस भूमि में फसलें खड़ी रहती हैं उसमें पड़ती भूमि यानी फैलों की अपेक्षा समझ लीजिए कि निछालन द्वारा पोषक तत्वों को बहुत कम हानि होती है। खाली खेत में भूमि को नाइट्रेट का विशेष रूप से ह्रास होता है, लेकिन फसल खड़ी रहने पर ये नाइट्रेट पौधों द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं और उनके नष्ट हो जाने का भय भी नहीं रहता। हरी खाद की फसलों को जब खेत में जोत देते हैं तो वे नाइट्रेट पुनः बाद में बोई गई फसलों में काम आती है। इसी प्रकार से कार्बन और नाइट्रोजन की प्राप्ति। पौधे भूमि से भोजन लेकर बढ़ते हैं और वायु से कार्बन तथा ऑक्सीजन भी प्राप्त करते हैं। जब यह फसल भूमि में जोत दी जाती है तो भूमि में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भी प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार भूमि की ऊपरी परत में पौधों के पोषक तत्वों का सांद्रण यानी कंसंट्रेशन। हरी खाद की फसलें विशेषतः ये जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं और मृदा सबसॉइल से पोषक तत्वों को लेकर बढ़ती हैं।
जब इन फसलों को खेत में जोत दिया जाता है तो वे पोषक तत्व जैव पदार्थ के विघटन के उपरांत भूमि की ऊपरी सतह में संकेंद्रित हो जाते हैं, यानी कंसंट्रेट हो जाते हैं और आगे उस भूमि पर उगाई गई फसलों से काम आते हैं। इस प्रकार भूमि की नीचे की तहों में पोषक तत्व भी फसल को उपलब्ध हो जाते हैं, जो सामान्यतः नीचे की तहों में निरंतर पड़े रहते हैं। इसी प्रकार से पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि, भूमि में ताजा जैव पदार्थ मिलाए जाने पर मृदा कणों के खनिज अवयवों यानी मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की समझ लीजिए कि इसकी उपलब्धता में ही वृद्धि होती है। जैव पदार्थ के विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों के प्रभाव से कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम तथा अन्य पोषक तत्वों की विलेयता में वृद्धि होती है, यानी घुलनशील हो जाते हैं। इस प्रकार जैव पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों के अतिरिक्त भूमि में उपर्युक्त अब जो हमने अभी बताए आपको, ये सब तत्व अलग से प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आ गया ना? अब भूमि की रक्षा समझिए। हरी खाद की फसलें भूमि को ढकने वाली फसलों यानी कवर क्रॉप्स का भी काम देती हैं और इस प्रकार भूमि को पानी और वायु द्वारा कटने बहने से बचाती हैं। ढालू भूमि में इन फसलों का और भी अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसी भूमि के ढके रहने पर यह कटने फटने का से बच जाती है और बहने से बच जाती है। बलुई मृदा पानी के साथ बहने और हवा के साथ उड़ने से बचती है। इसी प्रकार से भूमि के सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव, हरी खाद की फसलों द्वारा दिए हुए जैव पदार्थ से अनेक मृदा सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भोजन उपलब्ध होता है और वे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। अतः भूमि को जैव पदार्थ मिलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट इत्यादि की उपलब्धि होने के अलावा भूमि में मुक्त जीवाणु यानी फ्री लिविंग बैक्टीरिया तथा सहजीवी जीवाणुओं यानी सिम्बियोटिक बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन की यौगिकीकरण होता है, फिक्सेशन होता है। अब आप ये समझिए कि इससे जो है हरी खाद के लाभ भी तो हैं, जैसे भूमि को अत्यंत सस्ते मूल्य पर खाद मिल जाता है, भूमि की दशा में सुधार होता है और उसकी जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इट मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज। खेत में खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अब आप प्रश्न लिख लीजिए, जिनका उत्तर लिख के आपको हमारे पास भेजना है। तो लिखिए, हरी खाद की फसलों से लाभ बताइए तथा हरी खाद के लिए फसल चुनते समय ध्यान देने योग्य बातें लिखिए। धन्यवाद।